हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम इस क्लास में देखेंगे कि जो हमारा बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे, हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं हम कि ये जो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ये हमारे कहाँ से, पूरी एक ही चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन हमारे मिले हुए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत है? नहीं है ये क्वेश्चन। फिर किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें न्यून हिमरेखा क्षेत्र है? उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, ये क्वेश्चन देखते हैं। फिर कांटे जंगल नहीं पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन। फिर भूमध्य सागर और भारत की उत्तरी पश्चिम भाग की ओर चलती ये पश्चिमी विक्षोभ रेखाएं, जो हमारा ये क्वेश्चन है। फिर हम देखते हैं कौन सा शीत कटिबंध क्षेत्र है, ठीक है, ये क्वेश्चन। फिर ये सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, हमारा ये क्वेश्चन। ये सब हमारे एक ही चैप्टर के आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है, ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये चैप्टर। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है, ये सब हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो ये सब हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो हमारा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का तीनों का मिला के है। ये हमारा ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो साइंस मैथ का हो या फिर किसी भी वर्ग का रहे। जो 30 नंबर का क्वेश्चन आते हैं उसमें हमारा ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो चाहे जिस सब्जेक्ट का बच्चा हो वो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं इसको। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम देखते हैं कि जैसे ये एक चैप्टर है, इसमें हम देखते हैं कि सारे क्वेश्चन लगभग में क्वेश्चन यहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग एक चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसे ही अगला चैप्टर फिर हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे इसमें कहा गया है कि जो हमारा देश है ये हर प्रकार की भू आकृतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह इत्यादि यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। फिर इसमें हम देखते हैं भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रायद्वीपीय पठार पाया जा रहा है, ठीक है। और जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार अगर हम देखें तो मान लीजिए ये भारत का, अगर हम यहाँ पे ये भारत का नक्शा देखें, ठीक है, सही से नहीं बन रहा है बट इतना समझ लीजिए। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार, इसको नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है, ठीक है। ये पृथ्वी का सबसे क्या है, ये जो भारत का है सबसे प्राचीनतम भाग है, ठीक है। इसे भूमि का एक बहुत स्थिर भाग माना जाता है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। और हिमालय जो हमारा यहाँ पे, ये जो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, पूरा हिमालय बना हुआ है, ठीक है। और ये हिमालय जो है ये युवा वलित पर्वत है, ठीक है। अभी इसका ही निर्माण जल्दी ही हुआ है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं इसके बारे में। ये हमारे एनसीईआरटी बुक में जो देखिए दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे हिमालय पर्वत के बारे में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीरपंजाल पर्वत श्रेणियां है। देखिए ये काराकोरम, ये लद्दाख, यहाँ पे जास्कर और ये पीरपंजाल, ठीक है। ये सब पर्वत श्रेणियां यहाँ पे बनाई गई हैं। ये हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, फिर यहाँ पे इतना समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे तो हम देखते हैं तो जो हमारा उत्तरी मैदान है वो क्या जलोढ़ निक्षेपों से बना है, ठीक है। तो उत्तरी मैदान हमको समझ में आ गया। मान लीजिए ये अगर भारत का नक्शा यहाँ पे हम बना रहे हैं भारत का नक्शा, ठीक है। यहाँ पे हम भारत का नक्शा बनाएं तो हमारा जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बना है, और जो प्रायद्वीपीय हमारा पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये हमारा कैसा है, ये आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से मिलकर बना है तथा कम ऊंचाई वाला है। और लेकिन तो जो हमारा ये उत्तरी मैदान है ये जलोढ़ निक्षेपों से बना है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तरी मैदान कैसे बना है, तो ये जलोढ़ निक्षेपों से बना है। और जो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार है ये हमारा आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों से मिलकर बना है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणियां, हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, एक मिनट, उसके बाद उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूहों के रूप में इसको बांटा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे देखते हैं तो हम हिमालय पर्वत के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत से हमारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से हम देख लेते हैं। भारत की जो उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप है ये युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में वलित पर्वत से क्वेश्चन आया हुआ था। तो हमारा जो ये मान लीजिए हम भारत का यहाँ पे अभी बनाए थे ना नक्शा, तो ये एक मिनट,
बस जान लीजिए थोड़ा मनी समझने के लिए, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे पूरा बना हुआ है हिमालय, ये कैसा है? तो इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा पर्वत श्रृंखला जो है पश्चिम से पूर्व दिशा से सिंधु लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला, ठीक है। तो सिंधु नदी यहाँ पे बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से, ठीक है। तो ये सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये हिमालय पर्वत हमारा क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। और हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जो हिमालय है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ये इसका जो है 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। देखिए ये अर्धवृत्ताकार में ऐसे ही फैला हुआ, कितने 2400 किलोमीटर में फैला हुआ। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो हिमालय पर्वत है कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, तो याद रखिए रहेगा कश्मीर में कितना है, 400 किलोमीटर है, ठीक है। और हमारा अगर अरुणाचल प्रदेश वाला जो इधर वाला हिस्सा है वहाँ पे कितना है, 150 किलोमीटर है, ठीक है। इतना याद रखे रहिएगा, इतना समझ में आ गया। और जो पूर्वी भाग की ऊंचाई से अधिक विविधता पाई जाती है, अगर हम ये देखें तो जो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में क्या पाया जाता है, ऊंचाई अधिक पाया जाता है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि जो अगर हमारा ये अगर हिमालय पर्वत है तो यहाँ पे पूर्वी भाग में इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, पश्चिमी भाग में इसकी ऊंचाई कम है, ठीक है। पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक है और विविधता भी यहाँ पे अधिक पाया जाता है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिमालय में सर्वाधिक विविधता किधर है, तो ये पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक विविधता पाया जाता है, ठीक है। अपने पूर्वी देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकता है, ठीक है। इन श्रृंखलाओं के बीच की बहुत अधिक संख्याओं में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में, चलिए हम आगे से यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखी रहिएगा, बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं। श्रृंखला जो देखिए सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है, महान या आंतरिक हिमालय कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे बना हुआ है, तो सबसे जो उत्तरी में पाया जाएगा, सबसे उत्तर वाला ये हिस्सा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, ये सबसे महान या आंतरिक हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, ठीक है। सतत मतलब यह लगातार श्रृंखला इसमें है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है, ठीक है। तो याद रखिए रहेगा इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। यह सर्वाधिक ऊंचे शिखर इसी में है, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर इसी में आते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखे रहेगा। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हमारे एनसीईआरटी पुस्तक में दिए गए हैं, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही हमारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्टली, लेकिन तो सब एससीईआरटी और एनसीईआरटी से ही बन रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है, 8848 मीटर ऊंचा है, याद रखे रहेगा। कंचनजंगा यह भारत में है, 8598 मीटर है। मकालू यह भी नेपाल में है। धौलागिरी ये भी नेपाल में है, ठीक है। चलिए फिर हम अगला देखते हैं, एक मिनट, ठीक है। फिर यहाँ से हम देखते हैं नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है, कामेत भारत में है, नामचा बरुआ भारत में है, गुरुला मंदाता ये कहाँ है, नेपाल में है। तो हमको ये याद रखना, इतना तो आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ठीक है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है, ठीक है। हिमालय के इस भाग का क्रोड का या ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो याद रखिए रहिएगा, जो महान हिमालय है यह क्रोड या ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमनियों का प्रवाह होता है, ठीक है। हिमनियों का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये याद रखिए रहिएगा, महान हिमालय में पाए जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम। तो हिमालयों में तो हमने ये सब पढ़ लिया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक मिनट। फिर हम देखते हैं हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है, ठीक है। इतना याद रखें, जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है सबसे अधिक कहाँ है, असम में है, एवं हिमाचल प्रदेश या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इतना याद रखे रहिएगा। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, ठीक है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर। तो ये भी याद रखे रहेगा। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे क्या है, एक मिनट देख लीजिए, सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं, ठीक है। इस क्षेत्र को पहाड़ों की नगरी के लिए जाना जाता है, ठीक है। अभी हमने बताया था ये जो श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियां पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, फिर यहाँ जास्कर और फिर पीर पंजाल। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है पीर पंजाल है, ठीक है, याद रखिए रहेगा। तथा ये सबसे लंबी है, ठीक है। जो पीर पंजाल है ये लंबी श्रृंखला है। इतना काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ये लाइन से है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर देखिए
एनसीईआरटी पुस्तक में दिया गया है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, ठीक है, इसको समझते हैं हम। तो देखिए जैसे ये जो श्रेणियाँ सब हैं, मान है, तो सबसे जो नीचे वाली श्रेणी है इसको क्या कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, ठीक है, तथा ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच है, ठीक है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है, ठीक है, क्योंकि देखिए इधर ऊंचाई ज़्यादा है, तो इधर से जब नदियाँ आती हैं तो इसी के अवसाद से मिलकर ये शिवालिक श्रेणी बना हुआ है, ठीक है, इतना याद रखी रहिएगा। ये बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो हिमाचल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, देखेंगे हम, तथा शिवालिक के बीच में स्थित जो लंबवत घाटियां हैं उनको दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून तथा पाटली दून, इनका नाम याद रखी रहेगा, ये हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर हमारा एनसीईआरटी में देखिए ये फिगर दिया गया है, इसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे काराकोरम है, एक मिनट रुक जाइए, हम बताते हैं। देखिए ये काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर यहाँ पीर पंजाल, या देखिए नीचे सबसे नीचे वाला क्या है, शिवालिक श्रेणी है, ठीक है, इसको याद रखिए रहेगा। देखिए यहाँ से सारी नदियाँ निकल रही है, घाघरा, गंडक, कोसी, इधर से ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, अब इधर से देखिए सिंधु नदी। तो अभी बताया गया जो हिमालय फैला हुआ है सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ। अब ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको यहाँ जो हमारा चीन में है या तिब्बत में, इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम, आप देखिए इधर मरुस्थली भाग है, फिर इधर अरावली श्रेणी है। अभी और देख ले रहे हैं, एक मिनट, ये देखिए पूरे यहाँ पे पूरा फिगर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ से देख लेते हैं, तो ये हमारा जो भारत का हिस्सा है, ये देखिए ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे दक्कन का पठार इत्यादि, यहाँ पे देखिए पूर्वी घाट, इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, ये पूर्वी घाट है। यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है। यहाँ पे हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियां हमने यहाँ पे पढ़ा। नीचे वाली सबसे श्रेणी को क्या कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। सबसे उत्तर वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है, महान हिमालय कहा जाता है। और जो महान हिमालय की श्रेणियां ये कैसी हैं, ये सतत श्रेणियां हैं, ठीक है। फिर इधर हमने देखा, इधर भारतीय मरुस्थल है, इधर पूरा ये पठारी क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसे उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है, ठीक है। इस वर्गीकरण को नदी या घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंध के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। देखिए इससे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बना हुआ था, अभी हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, एक मिनट रुकिए, हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, चलिए हम इसको बताते हैं कि कहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है, एक मिनट। देखिए यहाँ से आया क्वेश्चन है, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तथा क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी याद है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखी रहिएगा, ठीक है। देखिए TRE 1 में आया था, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही था, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे वाला भी क्वेश्चन याद रखी रहिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। काली तथा तिस्ता नदियां जो होते हैं नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। तो काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। इसको हम जरा समझ लेते हैं कि कैसे क्या है, एक मिनट। यहाँ पे हम देखते हैं तो जो हमारा क्या दिया गया है, काली तथा तिस्ता नदियां, ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो जो हमारा काली तथा तिस्ता नदी है ये नेपाल हिमालय का मतलब बंटवारा करती है, तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। तो ये भी याद रखी रहेगा, एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, काली तथा तिस्ता नदी किस हिमालय का करती हैं विभाजन, तो ये नेपाल हिमालय का, तथा तिस्ता तथा दिहांग नदी ये यहाँ पे दिया गया है, तिस्ता तथा दिहांग नदी ये असम हिमालय का सीमांकन करती हैं, ठीक है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कर लीजिए, चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि बुक में दिया गया है तो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, एक मिनट। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखड्ड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के, एक
यहाँ पे हम देखते हैं जो ब्रह्मपुत्र हिमालय के सबसे पूर्वी, इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद रखे रहिएगा। ठीक है, ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों व औषधि शैलों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है, याद रखे रहिएगा। पूर्वांचल में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। ठीक है, अब चलिए हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, बुक में हमारे दिया गया, यहाँ पे देखते हैं तो दिया गया उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा उत्तरी मैदान है, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम भारत का नक्शा अगर कुछ बनाने का हम प्रैक्टिस करें तो यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना है। ठीक है, लाखों वर्षों से हिमालय के, एक मिनट जाइए, ठीक है, गिरपात से स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणियों में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है, याद रखी रहिएगा, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है उत्तरी मैदान। ठीक है, यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से लेकर, एक मिनट, 240 किलोमीटर, हमने बताया 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से लेकर 324 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या कितना है, 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग इसको याद किए रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे फिर ये भी दिया गया, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, नदियां द्वीपों का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए रहिएगा। ठीक है, दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग जो होता है, उसी को दोआब कहा जाता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, अर्थात, एक मिनट हम देखते हैं, इस प्रकार पंजाब में भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ होता है 5 तथा आब का अर्थ होता है पानी, अर्थात जो पंजाब है वह 5 नदियों का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए फिर हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। एक मिनट आपको इसको हम समझा देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो उत्तरी मैदान जो है, ये देखिए, ये पूरा क्षेत्र है, अगर भारत का ऐसे इधर से बनाए तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये 3 उपवर्गों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब, इधर वाले मैदान को क्या कहा जाता है, पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा यह बनाया गया है। ठीक है, इस मैदान में बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में, तो आधा भाग जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये पाकिस्तान में चला गया। और सिंधु नदी तथा इसकी सहायकाएं नदी अगर हम देखें तो सिंधु की सहायक नदियां कौन सा है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। याद रखिए रहिएगा, क्या है, झेलम, ठीक है, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है, व्यास। इसकी 5 जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। इतना आप लोग याद रखिए रहिएगा, क्या क्या है, याद करिए, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। ठीक है, और इन्हीं के बीच में क्या बनता है, दोआब बनता है। ठीक है, झेलम और चिनाब नदी के बीच में क्या बनता है, चाज बनता है। देखिए, जैसे ये झ का, झेलम का झ और चिनाब का च लिया जाता है तो चाज दोआब बनता है। रावी और व्यास के बीच में ऐसे बनता है, व्यास तथा सतलज के बीच में ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे बहुत से दोआबों का निर्माण होता है। ठीक है, गंगा के मैदान का विस्तार जो होता है घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए रहिएगा। अब पूछ लिया एग्जाम में कि गंगा के मैदान का विस्तार किसके बीच में है, तो घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ठीक है, यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। देखिए, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाया हुआ था कि गंगा के मैदान का बंटवारा कौन सा करता है, तो यहाँ से याद रखिए, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियां करती हैं। ठीक है, उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग
तथा पश्चिम बंगाल में यह फैला हुआ है, जो गंगा नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित। अगर हम ब्रह्मपुत्र का देखें तो यहाँ से समझ लीजिए, देखिए इधर वाला क्षेत्र जो हो जाएगा ये सिंधु वाला हो जाएगा, बीच का पूरा गंगा का मैदान क्षेत्र हो जाएगा, इधर असम वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का हो जाएगा, ठीक है। तो सिंधु बीच में हो गया, सिंधु किनारे हो गया, गंगा इधर हो गया, पूर्वी क्षेत्र में क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है। इतना याद हो गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार से जो हमारे क्वेश्चन बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, ठीक है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। तो एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए प्रायद्वीपीय पठार ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। तो ये याद हो गया। ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि यह कौन से भूमि का है, तो ये गोंडवाना भूमि का है तथा यह कारण है कि यह प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, ठीक है। नर्मदा नदी के ऊपर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। जो बीच वाला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी, पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिद्ध, बेतवा, केन तथा दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। ये बीच वाले क्षेत्र का जो है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, विंध्य श्रृंखला, यहाँ बीच में क्या है, विंध्य श्रृंखला है, उसके बाद सतपुड़ा श्रृंखला है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सीधे यहीं पे राजस्थान में कौन सी है, अरावली श्रेणी है, ठीक है। तो ये याद रखे रहिएगा। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। ये देखिए ये प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है, यहाँ पे फिगर हमारा दिया गया है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये याद रखे रहिएगा, इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी तथा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है, ठीक है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। अभी हमने बताया जो दक्षिण का पठार है क्या है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, हम समझा दें इसको। देखिए ऐसे है तो त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, ये हमने बताया, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ये देखिए यहाँ पे जाती है नर्मदा नदी और नर्मदा नदी के दक्षिण में ये वाला पूरा पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है, ठीक है। इधर इस वाले क्षेत्र में क्या है, यहाँ पे, जबकि यहाँ पे महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र एवं पहाड़ियों श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करने के लिए अभी हम फिगर में इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये जो पूर्व की तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, गारो, खासी, जयंतियां, जो कहाँ है, मेघालय में स्थित है। तो ये भी याद रखे रहेगा, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये गारो, खासी, जयंतियां कहाँ पे है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। दक्षिणी के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी घाट अभी हम आपको बताए हैं। ये देखिए अगर ये इधर ये क्या है, ये पूर्वी घाट है और ये वाला क्या है, पश्चिमी घाट है, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट से पश्चिमी घाट के समांतर स्थित है, ठीक है। ये जो पश्चिमी तट है इसी के समानांतर ये क्या स्थित है, पश्चिमी घाट स्थित है तथा इनमें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, ठीक है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति याद करिए। यहाँ पे 3 दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट। अगला लेक्चर हम जब लेंगे तो उसमें हम बता देंगे थाल घाट दर्रा कहाँ है, भोर घाट दर्रा कहाँ है तथा पाल घाट दर्रा कहाँ है, ठीक है। इतना याद रखिए रहेगा, ये पश्चिमी घाट पर स्थित है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। इस चैप्टर में फिर देखिए दिया है भारतीय मरुस्थल के बारे में दिया गया है। इसको भी हम अगले लेक्चर में थोड़ा शॉर्ट में हम इसको करके पढ़ा देंगे आप लोग को। तो याद रखिए रहेगा, यहाँ पे अरावली पर्वत की जो पहाड़ी है इसके पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है, ठीक है। इसके बारे में दिया गया है। यहाँ पे याद रखिए रहेगा, इससे एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था कि यहाँ बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ये भारतीय मरुस्थल, थार का मरुस्थल, वहाँ पे प्रतिवर्ष कितनी वर्षा होती है, तो 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं, ठीक है। लूनी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये याद रखी रहिएगा कि लूनी नदी ही एक ऐसी नदी है जो कहाँ पे बहती है, राजस्थान में बहती है, और जो ये भारतीय मरुस्थल है, ठीक है,
उसमें ये बहती है। इतना याद हो गया हमको। चलिए फिर हम और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। 1 मिनट देख लेते हैं। बर्कार अंधा ये अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। ठीक है, यदि आप अब देखिए ये जो बरकान, अब एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि बरकान क्या है, तो ये अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। तो देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका तैयार हो गया। एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे, बरकान क्या है, तो अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमारे इसमें दिया गया है तटीय मैदान के बारे में दिया गया है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे जो है संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ठीक है, यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। ठीक है, तो इसको हम अगर देखते हैं तो देखिए ये जो हमारा है, ठीक है, ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है, देखिए इसके किनारे पूरा ये क्या है, तटीय मैदान है। ठीक है, इधर हम देखें तो इधर क्या है, अरब सागर है। ठीक है, इस साइड में पश्चिमी ओर अरब सागर है, तथा इधर क्या है, ये एक मिनट बंगाल की क्या है, खाड़ी है। तो इतना याद रखी रहिएगा। ये पूरब में देखें तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में देखें तो अरब सागर है। तो इतना याद रखी रहिएगा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, पश्चिमी तट जो है पश्चिमी घाट कहलाता है, तथा अरब सागर के बीच संकीर्ण मैदान होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है, हम आपको समझा देते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो जो उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, तो देखिए यहाँ पे है मुंबई, यहाँ पे है गोवा, तो मुंबई और गोवा के बीच को क्या कहा जाता है, कोंकण तट कहा जाता है। मध्य भाग को कन्नड़, ये बीच वाला जो कर्नाटक के बीच का है, इसको कन्नड़ तट कहा जाता है, ये याद रखी रहेगा। और नीचे यहाँ से लेकर केरल तक के भाग को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। मुंबई से लेकर गोवा के बीच को कोंकण तट, ठीक है, और उसके बाद ये गोवा से लेकर ये कर्नाटक के बीच का कन्नड़ तट कहलाता है, तथा नीचे का जो सबसे दक्षिणी भाग का जो सबसे नीचे होगा, इसको मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है, और तथा इधर वाला जो मैदान है कैसा है, चौड़ा तथा समतल है। इतना याद रखे रहिएगा। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो इधर उत्तर वाले भाग में इसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, याद रखे रहिएगा। जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम, ये जो नीचे वाला तट होता है तमिलनाडु के क्षेत्र में, ये क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट। तो यहाँ से तट भी याद रखी रहेगा, क्योंकि तट से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट, ये हमारे बुक में दिया गया है। ठीक है, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। इतना याद रखिएगा। ये जो पूर्वी तट है, इस पे कहा महानदी गोदावरी तथा कृष्णा तथा कावेरी, इस पे विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। चिल्का झील जो है पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। तो ये भी याद रखिए, चिल्का झील कहाँ पे है, पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ पे क्या है, चिल्का झील है। ठीक है, इतना हमारा तैयार हो गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। चिल्का झील भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है, ये भी याद रखे रहेगा, इंपॉर्टेंट है, दे सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। फिर हमारा द्वीप समूह के बारे में दिया गया है। चलिए हम द्वीप समूह के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एक द्वीप, यहाँ पे देखिए एक द्वीप का निर्माण हुआ है, इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे एक द्वीप बना हुआ है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। अगर हम देखें तो हमारा जो केरल है, केरल के पास यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, यह हमारा क्या है, एक द्वीप है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, याद रखे रहिएगा। जो लक्षद्वीप है ये किससे बना है, छोटे प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है। पहले इन्हें लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा इमानद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका याद रखे रहिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा इमानद्वीप के नाम से किसको जाना जाता था, तो ये लक्षद्वीप को जाना जाता है। ठीक है, 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक में दिया गया है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया है। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है। कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। और देखिए ये भी याद रखे रहेगा, तो जो लक्षद्वीप का राजधानी है वो क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक, ये हमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो पिटली द्वीप क्या है, जहाँ पे मनुष्य का कोई निवास नहीं है, इसका एक द्वीप है पिटली द्वीप, यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब बंगाल की खाड़ी के उत्तर में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। ठीक है, एक चीज और याद रखी रहिएगा। देखिए अगर ये भारत का यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पूरा ऐसे पूरा फैला है। तो यहाँ पे क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है,
ये इसमें क्या है, बिखरे हुए द्वीप हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बाँटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। तो ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, अंडमान, नीचे वाले भाग को निकोबार कहा जाता है, ठीक है। यह द्वीप समूह क्या है, निमज्जित पर्वत श्रेणियों की श्रृंखला है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए, एक मिनट आगे देखते हैं, के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाया जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और दिया हुआ है, इसको याद रखे रहेगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाए, बैरन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ये भी याद रखे रहिएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ये याद, यहाँ से जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज थे ये खत्म हो गए। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। अगले लेक्चर में हम और देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उससे पूरा करा देंगे। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब एक चैप्टर का था, ये हमारे एनसीईआरटी पुस्तक में दिया है।